नमस्कार साथियों, चलते हैं हम केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। देखते हैं इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अपच के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? हमें यदि अपच के दौरान यदि पेट में दर्द हो रहा है, तो उससे छुटकारा पाना है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, इसको और क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, इसका उपयोग करते हैं। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। ये इसका उपयोग पेट में अतिरिक्त अम्ल जो होता है, उसको बेअसर इससे किया जाता है अम्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो बनने वाला उत्पाद कौन-सा होता है? तो कौन-सा उत्पाद बनता है जब हम मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाते हैं? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, वो उत्पाद बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। MgO। नेक्स्ट है, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है, तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो ऐसा कौन सा यौगिक है जब उत्पन्न होता है? तो वो वही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। जैसे मैग्नीशियम का हम अगर मैग्नीशियम की क्रिया हम ऑक्सीजन से कराएँगे, मैग्नीशियम की क्रिया हम अगर ऑक्सीजन से कराएँगे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको संतुलित करेंगे हम, तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराई, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो मैग्नीशियम का इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। आवर्त सारणी में ये तृतीय आवर्त का तत्व है मैग्नीशियम। किसका है? ये तृतीय आवर्त का तत्व है। तृतीय आवर्त का तत्व, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं? घुट्टी बनाकर, यानी लैक्सेटिव, इस प्रकार करते हैं हम। अम्ल को दूर करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। जो इसमें पेट में जो अम्लीयता होती है, तो पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए घुट्टी बनाकर इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इससे पहले जिसने भी हमारी बैक क्लास ना दिखी हो, तो वो देख लें और क्लास को अंत तक देखें। किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बनते हैं। कोई भी रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम से संबंधित ये क्वेश्चंस हैं, जो 12 साल से बराबर आ रहे हैं। यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बराबर। तो इनको कंप्लीट कर लें और देखें, आपको इसी चैनल पर रीजनिंग भी प्राप्त होगी। कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग इस प्रकार पढ़ाई जाएगी। प्रत्येक टॉपिक फुल आपको मिलेगा यहीं पर, क्वेश्चंस और ट्रिक के साथ। चलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है? मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और एक किस प्रकार का रंगीन पाउडर में बदल जाता है? तो किस प्रकार के रंगीन पाउडर में? तो वो सफेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, सफेद रंगीन पाउडर में ये बदल जाता है। हवा में जो पाई जाने वाली जो ऑक्सीजन होती है, तो ये मैग्नीशियम उससे ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी सफेद अवक्षेप। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और इसी को हम कहते हैं सफेद अवक्षेप। क्या कहते हैं? सफेद अवक्षेप। ओके।
और ये जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सफ़ेद रंग का पाउडर बना देता है, यानी सफ़ेद रंग का पाउडर ये बना देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें MgCl2 विलेय है? जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। निम्नलिखित में से किसमें MgCl2 विलेय है? तो किसमें है? तो वो आपका जल में है। जल में MgCl2 विलेय है। MgO का विलयन होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन क्षारीय होता है। हमने पिछले क्वेश्चन में अभी-अभी बताया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन कैसा होता है? तो इसका विलयन क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यह एक अकार्बनिक यौगिक भी होता है। कैसा होता है? ये एक अकार्बनिक यौगिक भी होता है। अकार्बनिक यौगिक होता है और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्या करता है? ये लाल लिटमस पेपर को, इसको लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार किसके लौ के साथ जलता है? तो ये एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, सफ़ेद लौ के साथ जलता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या बनाने के लिए पानी में घोलते हैं? तो क्या बनाने के लिए हम पानी में घोलते हैं? तो वो है आपका मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड MgOH का वोल्ट वाइज जो होता है, तो इसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया हम जब जल से करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो मैग्नीशियम आपको प्राप्त होता है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड MgOH का वोल्ट वाइज। MgOH का वोल्ट वाइज आपको प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जब ये जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है, तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बनाने के लिए इसको हम पानी में घोलते हैं। मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? तो मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? तो वो Mg है। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है। इसका ये मैग्नीज का प्रतीक है Mn। Mn क्या है ये? ये मैग्नीज का प्रतीक है। किसका है? मैग्नीज का प्रतीक है आपका। और जो MO होता है, ये किसका प्रतीक है? तो ये मोलिब्डेनम। किसका है? ये मोलिब्डेनम का प्रतीक है। नेक्स्ट है, लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है? तो आपका निर्मित उत्पाद क्या है? वो है लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये आपका हो जाएगा तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप ये उत्पाद निर्मित होता है, यानी बनता है। एक जैसे आपका जो होता है क्रिया जैसे होती है आपकी, किस प्रकार होती है? तो देखें, ये आपका दिया है PbNO3 का वोल्ट वाइज। ओके, क्रिया करेगा ये तापन में हो जाएगी आपकी। तो क्या बनेगा आपका? PbO बनेगा और क्या प्राप्त होगा? तो आपको NO2, ये आपको गैस प्राप्त होगी NO2 प्लस ऑक्सीजन, ये भी आपको गैस प्राप्त होगी। ओके, तो आपको संतुलित करना है इसको, तो आप कैसे संतुलित करेंगे? तो Pb यहाँ इसको ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 2, 2 2 4 और 1 5। यहाँ पर कितने हैं? 3 दूनी 6। तो आपको कितने करने हैं? बराबर। तो यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे,
यहाँ ज़्यादा हो गए, यहाँ भी हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ हो गए, तो यहाँ भी हम यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। लेड ऑक्साइड हो गया, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन और ये आपका लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन से हमने क्या बना दिया? लेड ऑक्साइड भी बना दिया, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है, तब क्या प्राप्त होता है? तो तब क्या प्राप्त होता है? तो इसकी हम क्रिया देखें आपकी। जब लेड धातु जो होती है, इसकी हम कॉपर क्लोराइड से क्रिया कराते हैं। इससे कराते हैं कॉपर क्लोराइड से। तो CuCl2 से हमने क्रिया करा दी इसकी, तो क्या बनेगा आपका? विलयन जब अभिक्रिया करती है तो Pb, ये आपका PbCl2 प्राप्त हुआ और Cu प्राप्त हुआ। ओके, यानी ये क्या हो गया आपका? ये आपका कॉपर क्लोराइड और ये आपका लेड क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड की क्रिया हमने लेड से कराई, तो आपका लेड क्लोराइड बन गया। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। लेड क्लोराइड निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर डी। लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? आपका Pb। Pb आपका लेड का रासायनिक प्रतीक है। Fe किसका होता है? तो ये आयरन का होता है। Fe आयरन होता है। Zn जिंक होता है। Mn मैग्नीज होता है। मैग्नीज का प्रतीक होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है, तब क्या प्राप्त होते हैं? तो जब हम लेड का PbNO3 का होल ट्वाइस, जब लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। जब हम इसको गर्म करते हैं, तो आपका क्या प्राप्त होगा? तो आपको PbO लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन आपको प्राप्त होगा। तो इसको संतुलित करेंगे, 4 2 4 और यहाँ पर 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। तो अमलगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण धातु वो पारा है। कौन है? पारा। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। पारे का प्रतीक क्या होता है? तो पारे का Hg होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है? तो ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है? वो पारा है। पारा का प्रतीक Hg। चांदी का प्रतीक क्या होता है? Ag होता है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चांदी का प्रतीक Ag, पारे का प्रतीक Hg। ओके, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है पारे का? तो इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। कितना होता है? 80। ये आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में दिया है। इसमें है, ये आपका डी ब्लॉक में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल है? तो कमरे के तापमान पर तरल है वो आपका पारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। ये तरल अवस्था में पाई जाती है कमरे के तापमान पर, पारा धातु। निम्न में से विषम चुनना है इसमें से कि विषम कौन है। तो पारा, हाइड्राइड, जीरम, पारद या क्विक सिल्वर जो है, तो ये ब्रोमोस, ये आपका विषम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। पारा एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, और जो पारा को जो क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, तो वो आपका जाना जाता है।
क्विक सिल्वर के नाम से पारा को जाना जाता है। और जो हाइड्रारजीरम जो है पारा का लैटिन नाम है। ये क्या है आपका? हाइड्रारजीरम, ये पारा का लैटिन नाम है। और जो ब्रोमोस है, ये आपका एक प्रकार का औषधि है। ये क्या है ये? ये आपका एक प्रकार का औषधि है, जो जिसका प्रयोग हम ब्रोमोस का प्रयोग सिर दर्द को दूर करने के लिए करते हैं। ओके? इसको सिर दर्द को दूर करने के लिए, सिर दर्द को दूर करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। क्विकसिल्वर किसे कहते हैं? क्विकसिल्वर किसे कहते हैं? मरकरी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट। मरकरी यानी पारा जिसे कहते हैं, जिसका प्रतीक Hg होता है। पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व यानी जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है, उसका प्रयोग किया जाता था? तो अत्यंत जहरीला होता है प्राकृतिक रूप से, तो पारंपरिक थर्मोमीटर में कौन से तत्व का हम प्रयोग करते हैं? वो है आपका मरकरी। Hg का प्रयोग करते हैं यानी पारे का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री पर तरल रहती है, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है? तो वो इसकी अत्युच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे कम है पारा। पारा एक ऐसी धातु है जिसकी अभिक्रिया सबसे कम है, कम अभिक्रियाशील है। तो अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो वो है आपका पोटेशियम। पोटेशियम आपका सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इसके बाद इससे कम है सोडियम। कौन है? सोडियम। फिर इससे नीचे आपका कैल्शियम। फिर कैल्शियम के बाद फिर ये इससे कम है कैल्शियम से मैग्नीशियम। क्या है? इससे कम क्या है आपका? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से कम एल्यूमीनियम। क्या है आपका? एल्यूमीनियम। एल्यूमीनियम से कम क्या है आपका? तो आपका जिंक। क्या है? जिंक। जिंक के बाद ये आपका जिंक हो गया। जिंक के बाद क्या है आपका? आयरन। आयरन के बाद आपका लेड। लेड के बाद आपका हो गया हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आपका कॉपर है। कॉपर के बाद आपका पारा है। पारे के बाद क्या है आपका? सिल्वर। आपका पारा। पारा के बाद है आपका सिल्वर। सिल्वर के बाद है आपका गोल्ड। क्या है? गोल्ड। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया आपका? सबसे पारा, सबसे कम। अगर सिल्वर देता तो हम सिल्वर ऑप्शन चॉइस करते आंसर, गोल्ड देता तो गोल्ड करते। इसमें आंसर में क्या दिया है? पारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ये आपके घटते हुए क्रम में है। क्या है? घटते हुए क्रम में। सबसे अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील और ये कम, सबसे कम, सबसे कम और ये सबसे अधिक। ओके, तो इसका संकेत क्या है? पोटेशियम का संकेत क्या है? के, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमीनियम का Al, जिंक का Zn। क्या हो गया? Zn। आयरन का Fe, लेड का Pb, हाइड्रोजन का H, कॉपर का Cu, पारा का Hg। क्या हो जाएगा? Hg। सिल्वर चांदी का Ag, गोल्ड का Au। आपके ये इनके प्रतीक हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्विक सिल्वर क्या है? आपका क्विक सिल्वर क्या है? तो वो पारा है। क्या है? पारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट।
थर्मोमीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करें। तरल धातु को पहचानना है हमें, थर्मोमीटर में किस का उपयोग करते हैं, किस धातु का, तो वो पारे का। पिछला क्वेश्चन अभी यही आया था, कुछ अलग टाइप से था, लेकिन यही पूछा गया था कि थर्मोमीटर में उपयोग की जाने वाली धातु वो पारा। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय या कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, तो वो कौन सी धातु होती है, वो पारा होती है। कौन सी होती है? पारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो वो कमरे के ताप पर आपका द्रव होता है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी पारा होता है। कौन होता है? पारा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद होती है, तो वो आपकी पारा होती है। कौन सी होती है? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा का सामान्य नाम क्या है? पारा का सामान्य नाम क्विकसिल्वर। क्या है? पारा का सामान्य नाम है क्विकसिल्वर। धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है, उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, वह धातु है। तो वह धातु किस प्रकार की है, कौन सी है? तो वो तांबा है। क्या है? तांबा एक ऐसी धातु है जो खुली हवा में रखा जाए इसको, तांबे को, तो इसकी सतह पर जंग लग जाता है और ये हरा रंग का जो हो जाता है, तांबे सतह पर जंग लग जाता है और ये हरे रंग का हो जाता है। इसके गुण कैसे कैसे होते हैं? तो तांबा एक तन्यता के प्रकार का सी भी होता है, वो आघात वर्ध होता है। इसे मशीनिंग क्रिया के द्वारा आसानी से इसे ट्रेस किया जा सकता है। ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक भी होता है ये क्या होता है? सुचालक होता है ऊष्मा तथा विद्युत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहा या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने पर प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इस प्रक्रिया को? तो हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है, जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? जंग की रोकथाम करता है वो गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन। तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? तो हमें तांबा बनाना है और जस्ता, तो तांबा और जस्ते के साथ कौन सा हम कांस्य जोड़ते हैं, जो तत्व जोड़ा जाता है, तो वो आपका SN जो तत्व है, ये हम आपको जोड़ते हैं। रासायनिक इसका प्रतीक होता है, जो होता है टिन होता है, इसको टिन कहते हैं, और टिन का रासायनिक प्रतीक SN होता है, और टिन का परमाणु क्रमांक 50 होता है। कितना होता है? टिन का परमाणु क्रमांक 50 होता है। इसकी प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है गैल्वेनाइजेशन। इसकी प्रक्रिया द्वारा, तो वो गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे को हम जस्ते की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित करते हैं। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर इससे बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो वो जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है, तो क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। जो जिंक है ये कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि अभी हम आपको बता गए थे कि पिछले क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया था कि कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो जिंक आपका दिया है। जिंक के नीचे था आपका आयरन Fe के नीचे लेड था, और लेड के नीचे हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। तो आपका ये क्या है? कॉपर। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से
कॉपर को अलग कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर, तो जिंक मिलाने पर कॉपर सल्फेट के विलयन में हमें जिंक सल्फेट प्राप्त होता है, जिंक सल्फेट बनता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है जल योजित कॉपर सल्फेट का, CuSO4 CuSO4 5H2O। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, CuSO4 5H2O होता है इसका रासायनिक सूत्र। निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है, तो इनमें से लचीला और कोमल कौन है, तो वो तांबा है। तांबा, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, इनमें से कौन सा है, तो वो तांबा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर किसका विस्थापन होता है, तो जस्ता मिलाए जाने पर इसमें तांबा यानी कॉपर का विस्थापन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है। जब हम जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को हम जब डुबोते हैं तो वो हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो देता है, ना कोई भी प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट। कौन सी गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, तो जब जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ये क्रिया करता है एसिड के साथ, तो कौन सी गैस विकसित होती है, तो ये ZnCl2 प्राप्त हुआ और ये हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस प्राप्त हुई हमको, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। भोजन के बर्तनों पर टिन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं। तो भोजन के बर्तनों पर टिन की परत लगाते हैं, जिंक की नहीं, क्योंकि जिंक टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक जो है टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है वो जेड है। जिंक जो है आपकी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है, जैसे Zn दिया है तो ये 2 आपका HCl बराबर ZnCl2 प्लस H2O ये आपको प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वानाइज लोहा क्या होता है, तो ये क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिंक लेपित लोहा। कौन होता है, जिंक लेपित लोहा होता है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हम इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर किसकी कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम किसकी कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिंक की कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा आंसर, जिंक। नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है, नीला थोथा इसका दूसरा नाम क्या है, तो वो है आपका ताम्र सल्फेट। नीला थोथा का दूसरा नाम ताम्र सल्फेट, या इसको हम तूतिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तूतिया। आपका तूतिया को कॉपर सल्फेट या ताम्र सल्फेट के नाम से जानते हैं, इसी को नीला थोथा के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। क्या होता है, CuSO4। ये एक सूखा क्रिस्टल सफेद या हल्के पीले रंग का माना होता है। ये जबकि पेंटाहाइड्रेट जो होता है, ये पेंटाहाइड्रेट चमकीले नीले रंग का भी होता है
और ये जबकि होता है तो सूखा क्रिस्टल सफेद कलर का होता है। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये क्या हो जाए, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है? तो जिंक सल्फेट हो गया ZnSO4, हेप्टाहाइड्रेट ये आपको हम ऑप्शन नंबर ए श्वेत तूतिया के नाम से जानते हैं। श्वेत तूतिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो इस नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या बताया था? कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, जिप्सम जो है, जिप्सम इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम, क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट हो गया, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और सिंदूर, आपने सिंदूर सुना होगा, सिंदूर का क्या होता है रासायनिक नाम? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसका सूत्र होता है HgS। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो आपका प्रचुर तत्व कौन सा है? वो सिलिकॉन, क्या है? सिलिकॉन, जिसका प्रतीक Si होता है, ये सिलिकॉन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज के बारे में सही नहीं है? तो मैग्नीज के बारे में वो सही नहीं है, उच्च तापमान स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता। ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट है आंसर, यानी ये सही नहीं है मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज एक विद्युत धनात्मक तत्व है, ये सही है। यह आसानी से ऑक्सीकरण नहीं करता, सही है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक लोहा, टोस्टर्स इत्यादि के हीटिंग तत्वों में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, Pt जो है ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सबसे हल्की धातु है, तो सबसे हल्की धातु आपकी लिथियम है, क्या है? लिथियम का संकेत होता है ये Li, क्या होता है? लिथियम का संकेत Li। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? सबसे हल्की धातु होती है, तो इनमें से कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, लिथियम, क्या हो जाएगा? लिथियम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। सोडियम अमलगम तथा ये क्या हो जाएगा आपका? LiAlH4 सोडियम अमलगम तथा NaBH4 के मध्य उभयनिष्ठ गुण क्या है? तो उभयनिष्ठ गुण वे अपचायक एजेंट हैं, क्या हैं? वे अपचायक एजेंट हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा आंसर। धातु को जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है, तो तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है जो धातु जो होती है, तो क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, पारा भी और गैलियम। कौन है? पारा भी और गैलियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टज है, तो घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा क्वार्टज है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 20 का राइट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो ऐसी कौन सी धातु है जो वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती? स्वर्ण और प्लेटिनम। कौन है? स्वर्ण और प्लेटिनम धातुएं, ये दोनों होती हैं वायु और जल से कोई अभिक्रिया नहीं करती, ना ही वायु से और ना ही जल से ये कोई भी अभिक्रिया नहीं करती, स्वर्ण और प्लेटिनम। हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? तो कौन सा तत्व है जो हथेली पर रखने पर पिघल जाएगा? तो ये Ga और Cs,
क्या हो जाएगा, Ga और Cs जो है आपका, ये दोनों पिघल जाती हैं हथेली पर रखने पर। Ga का मतलब होता है गैलियम। क्या हो जाएगा आपका, ये गैलियम का संकेत होता है Ga और ये Cs का मतलब होता है सीजियम। क्या हो जाएगा, सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु का क्षय नहीं होता है, तो कौन सी धातु है जो जिसका क्षय नहीं किया जा सकता है, तो वो प्लेटिनम। प्लेटिनम धातु का क्षय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। प्लेटिनम धातु आधुनिक आवर्त सारणी में एक तो ये डी ब्लॉक में आती है। कौन से में आती है, प्लेटिनम डी ब्लॉक में, और इसका परमाणु क्रमांक 78 होता है। कितना होता है, 78। इसका संकेत क्या होता है, प्लेटिनम का संकेत Pt होता है। धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है, तो कौन सी धातु है इन 4 विकल्पों में से, गैलियम है। गैलियम और प्लेटिनम एक ऐसी धातु है जो पिघल जाती है। यदि आप हम अपने हथेली पर किसी धातु को रखेंगे तो वह धातु पिघल जाती है, तो वो कौन सी धातु है, तो वो गैलियम है। Ga ऑप्शन नंबर 20 का राइट। निम्न में से अधातु खनिज कौन सा है, तो अधातु खनिज कौन सा है, तो वो जिप्सम। जिप्सम जो है ये अधातु खनिज है आपका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। टंगस्टन का गलनांक, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है इसमें, तो टंगस्टन का गलनांक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इतना होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका 65 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बनों का एक जटिल मिश्रण है जो पृथ्वी पर द्रव, गैसीय या ठोस रूप में मौजूद होता है, जिसे ईंधन के रूप में परिष्कृत किया जा सकता है, तो परिष्कृत किया जा सकता है ऑप्शन नंबर डी, कोयला जो है परिष्कृत किया जा सकता है कोयले को। प्राकृतिक गैस CH4 के जलने के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो जो CH4 के जलने के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो वो आपकी CO2 गैस निकलती है। कौन सी निकलती है, CO2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक, वो एंथ्रेसाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है, तो ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है, वो है LPG। क्या है, LPG जो है ये ब्यूटेन का मुख्य घटक है, इसका है LPG का। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है, तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा नहीं है। कौन नहीं है, परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। मीथेन के जलने पर क्या होता है, तो मीथेन के जलने पर हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी मिलता है। पानी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है मीथेन के जलने पर, यानी CH जो आपका मीथेन जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीथेन का, कार्बन और नमी क्या हो जाएगा, कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः कौन सी हैं, तो कौन सी हैं इसकी कोयले की, और कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में, तो वो एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट। दलदल एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो दलदल और धान के खेतों से गैस उत्सर्जित होती है, वो मीथेन होती है। कौन सी होती है, मीथेन गैस जो होती है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या है, तो ईंधन के कैलोरी मान की इकाई वो kg/kg। ईंधन के
आपका कैलोरी मान की इकाई है kJ/kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मीथेन को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। मीथेन को हम मार्स गैस कहते हैं। मीथेन किसके रूप में जाना जाता है? तो वो मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है? तो ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता, वो यूरेनियम का नहीं किया जाता। किस ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो यूरेनियम का। पेट्रोल के साथ-साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो हम एथेनॉल का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? एथेनॉल का। पेट्रोल के साथ-साथ कारों में ईंधन के रूप में हम एथेनॉल का उपयोग करते हैं। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा, तो बायोगैस का प्रमुख हिस्सा मीथेन होता है। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा क्या होता है? तो वो मीथेन होता है। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन मौजूद होती है। क्या होती है? मीथेन गैस मौजूद होती है। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन भी है और इसमें 75% मीथेन गैस भी उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घरेलू गैस सिलेंडर में जो एलपीजी सिलेंडर होता है आपके घर में, सभी के घर में है, तो उसमें संग्रहित की जाती है कौन-सी संग्रहित गैस की जाती है? तो वो आपका या क्या संग्रहित होता है? कौन-सी अवस्था संग्रहित होती है? तो वो आपकी ऑप्शन नंबर सी तरल अवस्था में संग्रहित होती है एलपीजी, इसमें तरल अवस्था में। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है। आसानी से पता लगाया जा सकता है किसके द्वारा? किसके? एथाइल मरकैप्टन हवा में प्रसार करके। एथाइल मरकैप्टन हवा में प्रसार करके पता लगाया जा सकता है। नीचे एक कथन भी दिया है और कारण भी। कथन है, घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है। कारण है, एलपीजी की गंध तीव्र होती है। क्या कह रहा है? एलपीजी की गंध तीव्र होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। ए सही है और आर गलत है। उसका ये कारण नहीं है। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यदि रसोई का यदि घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले जो रिसाव होता है उसको पता लगाते हैं, तो वो अलग बात है दूसरे से, एथाइल मरकैप्टन से। और इसमें दूसरा कारण दूसरे प्रकार का दिया है, एलपीजी की गंध तीव्र होती है। ये कारण अलग है, कथन अलग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। ईंधन की एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? तो उसे ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंधन का ऊष्मीय मान। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो हम खाना पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वो ऑप्शन नंबर सी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग हम करते हैं। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या हैं? तो मार्स गैस के प्रमुख घटक मीथेन क्या हैं? मार्स गैस के प्रमुख घटक मीथेन है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? वो है आपकी मीथेन। मीथेन आपकी ज्वलनशील प्राकृतिक गैस है। भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो वो आपका संकुचित प्राकृतिक गैस। क्या है? संकुचित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म सीएनजी, इसका फुल फॉर्म हो गया संकुचित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड COMPRESSED कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपका सीएनजी का फुल फॉर्म हो गया। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। तो सल्फर के ऑक्साइड ये कहलाते हैं। तो अम्लीय ऑक्साइड क्या कहलाते हैं?
अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को, ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करना है और इस प्रक्रिया को कर देते हैं तो हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वो द्रवीकरण प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रवीकरण प्रक्रिया कहते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम किसके ऑक्साइड के रूप में होता है? तो किसके ऑक्साइड के रूप में होता है? वो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है। क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? वो CO2 प्लस H2O प्राप्त होता है। क्या होता है? CO2 प्लस H2O प्राप्त होता है। मीथेन CH4 के अणु भार की गणना करना है तो क्या हो जाएगा? CH4 की अणु भार की गणना 16 इसका अणु भार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, मीथेन का अणु भार 16 है। इसका उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है। तो ईंधन के रूप में बढ़ रहा है, किसका उपयोग करते हैं हम? तो वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी का उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में हम करते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? तो स्वच्छ ईंधन का गुण प्रदूषण मुक्त है। क्या है? स्वच्छ ईंधन का गुण प्रदूषण मुक्त है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? वो ब्यूटेन है। क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन। इसमें देखें कि पेट्रोलियम में लगभग 20% तक तो हाइड्रोकार्बन गैसें भरी होती हैं और पेट्रोलियम में कितनी 20% हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन गैसें कौन सी होती हैं? मीथेन होती है, एथेन होती है, हाइड्रोकार्बन गैसें प्रोपेन होती है और ब्यूटेन होती है और ब्यूटेन होती है। लेकिन इन्हें पेट्रोलियम गैस या गैस ईंधन गैस भी कहते हैं और जो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस होती है एलपीजी, उसका मुख्य घटक रूप ब्यूटेन का प्रयोग करके हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में करते हैं? तो हम एथेनॉल का प्रयोग। इसका एथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में करते हैं। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो किस प्रकार के कोयले में? तो वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एंथ्रेसाइट प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है, एंथ्रेसाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? अभी बताया था हमने एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसमें ऑप्शन में दे दिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या दे दिया? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं हम? तो वो तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट। आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए इस क्लास के। जिसको जहां कुछ समझ में ना आया हो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ओके। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल बहुत कुछ आपको देने वाला है। जो फैक्ट चीजें होती हैं और जो यूट्यूब पर फुल कोर्स नहीं पढ़ाता वो हम आपको फुल कोर्स इसको आपको कंप्लीट करके देंगे। इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे पूरा फुल कोर्स। रीजनिंग का पूरा फुल कोर्स मिलेगा आपको इस चैनल पर विथ क्वेश्चन के
ओके, मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में।